नमस्कार साथियों, आप सबके लिए खुशखबरी है। लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश में और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। 8085 सीटों के लिए वैकेंसी आई है। मैंने आप सबसे कहा था कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन आप मेरी बात तो सुनते नहीं हैं, बस परेशान रहते हैं आप। हमने कहा था कि एसआई को लेकर परेशान मत होइए, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। पता नहीं आप क्या क्या सुनते रहते हैं, पर आज आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए कि चलो भैया कुछ तो अच्छी खबर आ रही है। तो इसके बारे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और सुन लीजिए। हवाई जहाज़ बन के भागिए मत, क्योंकि फिर बाद में आप ही कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम ये हो गई है। तो एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिए, 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। देखिए 7 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, ये आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपने देख लिएगा। 28 तारीख तक आपको फीस सबमिट कर देना है और 4 तारीख को फरवरी में क्लोज हो जाएगा। आपको कोई भी संशोधन करना है तो 4 तारीख तक आपको संशोधन करना है, माता पिता आरक्षण कैटेगरी। हालांकि इसकी ज़रूरत ना पड़े ऐसा प्रयास कीजिए आप लोग, है ना। फॉर्म भरते वक्त दिमाग को अपने पास रखिए और थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरा कीजिए, ताकि बाद में आपको इस तरह की दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पे। जैसे कि आपको पता, और प्रभु सब्सक्राइब किया कीजिए, है ना। इतनी कंजूसी करते हैं आप लोग, लेखपाल बनने के बाद भी पता नहीं कब तक आप लोग इतनी कंजूसी करेंगे। तो सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। चलिए देखिए, आपको बता देते हैं कि जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है, मतलब प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, सिर्फ वही लोग इस पोस्ट के पात्र हैं जिनका स्कोर कार्ड आएगा, तो आ गया होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ये जो एडवोकेट जनरल वाला जैसे हुआ था वैसा मत कीजिएगा, किसी और साइट से नहीं भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बाद में कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है ना। और अब आ जाते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे कि फ़ी वगैरह का तो आपको पता ही है। एज जो है वो 18 से 40 साल है, तो एज का कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। हाँ, 10+2 है, वो तो आपको पता है एलिजिबिलिटी के लिए। और जो है मैं आपसे बात करना चाहता था सिलेबस को लेकर के, जो सिलेबस में लोग कह रहे थे कि थोड़ा बहुत बदलाव हो जाने की संभावना है, कुछ नया चेंज करेगा। तो अभी जो आया है वो साफ साफ आ गया है कि नहीं, सामान्य हिंदी के 25 अंक होंगे, उनके अंक निर्धारित हैं 25 अंक। गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे और ग्राम समाज एवं विकास के, ये ग्राम समाज विकास का और गणित का मैं आप सबके लिए एक सेशन लूँगा, जिसमें 200-300 या 500 क्वेश्चंस के एक सेट लेंगे। और मुझे यकीन है कि उतने में आपका जो है कवर हो जाना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। ग्राम समाज और विकास तो ज़रूर लूँगा, तो आप साथ रहेंगे तो आपको फ़ायदा इससे ज़रूर होगा, ठीक है। तो टोटल जो होगा 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटा मतलब 120 मिनट का होगा। आप सबके लिए ये हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, ठीक है ना, शब्द निर्माण, लोकतिया, मुहावरे, वाक्य संशोधन, करण, वचन, तो आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। गणित का आपको पता है 10th और 12 लेवल का गणित आता है। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़े, वर्गीकरण, बारंबारता, सारणी, आंकड़ों का निरूपण, चार्ट, पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका पाई चार्ट का ना एक ट्रिक होता है जो मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बहुभुज, त्रिभुज, ठीक है ना, ये सब बीज गणित से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब अलजेब्रा से, जो मुझे समझ में नहीं आता है। एलसीएम, एमसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, मतलब इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप लोग एक किताब पढ़ा कीजिए, इंडिया आफ्टर गांधी। और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, सामान्य ज्ञान, दैनिक अनुभव, ये सारी चीज़ें हैं। ग्राम समाज एवं विकास के लिए है कि ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य इसमें बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता होगा। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, ठीक है। तो ये सिलेबस है। सिलेबस के ऊपर धीरे धीरे हम रीच करते जाएंगे और धीरे धीरे सिलेबस को आपको तैयार कराने की भी कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और जो आप सबके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए कि देखिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको आरक्षण का कोई छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। डोमिसाइल इसमें ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी से आश्रित भूतपूर्व सैनिक या विकलांगजन जो यूपी राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कहीं बाहर भी पढ़ाई करते हैं तो अगर आपको इस फॉर्म के लिए भरना है तो आप यूपी का डोमिसाइल अपने लिए बनवा लें, अगर आप यूपी के हैं तो। ठीक है, और बाकी आपको पता ही है सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके ही जाना है। हाँ, एक जो है आपके लिए जो है महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत या मिथ्या सूचना देने पर अर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मैं यही बात आपको कह रहा था, एसआई में भी यही चीज़ है कि अगर आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट दिया है, अगर आपकी पात्रता नहीं है तो आप मत जाया कीजिए, क्योंकि पकड़े जाने पर आपकी वैकेंसी रद्द हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरत है सर, इसलिए आपको बता रहा हूँ, फिर आप बाद में मुझे ईमेल करेंगे। तो किसी भी विद्यार्थी को आवेदन पत्र पर गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाएं एवं चयनों में प्रताड़ित किया जाएगा, मतलब उनको डेबर कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा उनको। तो आप गलत डाटा से दूर रहें। आयोग प्रार्थियों के लिए अभ्यर्थियों और उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा पर अवैधानिक प्रवेश देगा, औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गई है और वह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, इस स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए अभी तक रोक के रखा था कि आप इन चीज़ों को समझ लें कि कोई भी गड़बड़ी होती है बाद में आप परेशान होते हैं। तो आप साफ साफ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप ठीक ठाक बनवाइए, सही से बनवाइए। किसी भी तरीके से किसी भी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, आपराधिक वाद लंबित होने, ये देखिए यही चीज़ आप सब पूछ रहे थे ना, किसी भी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन, अपराधी वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा और आयोग की परीक्षाओं एवं चयन की प्रतिवारी करने से अधिकार आयोग का होगा। मतलब अगर आपने कुछ भी छुपाया तो भी आपको वहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा और आगे की परीक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों पर एक से अधिक आवेदन की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र को अनुमेय विवरण के संशोधित कर सकता है। मतलब आप 4 फरवरी के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है। जो कि आप लोग पूछते हैं कि अब क्या करें, गलती हो गया है, तो भर्ती बोर्ड साफ साफ ये कह रहा है कि मतलब वहाँ से भी आप हमारे पास आएंगे तो भी हम संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्म को आराम से भरिए। इसको लेकर के जो भी जानकारी होंगी या फिर जो भी आपको मुझे बताना होगा, जो भी पढ़ाना होगा, जो भी ट्रिक्स देने होंगे, मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा। और आपसे वादा है कि इस बार एक नौकरी आपकी हम आप मिल के साथ में लेंगे। तो आशा है कि आपको सूचना मिल गई। जो भी विस्तृत चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। फिर से मिलते हैं, फिर तब तक के लिए प्रणाम और ऑल द बेस्ट। और सब्सक्राइब